नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं। सरकार ब्रिटेन में नस्लवाद के मुद्दे पर निगाह रखे हुए है और आवश्यकता पड़ने पर इस मुद्दे को उठाएगी। सरकार ने लोकसभा में बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण नहीं किया गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, कोविड महामारी के दौरान 27 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी। विधानसभा चुनावों के लिए तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्री ने नामांकन दाखिल किए। असम और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। आज विश्व उपभोक्ता दिवस है। सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने लोगों से आग्रह किया, सही उत्पाद न मिलने पर उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करें। सेंसेक्स में 900 अंकों से अधिक की गिरावट, सूचकांक 50,000 से नीचे। और 63वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह में टेलर स्विफ्ट और बिली एलिश ने शीर्ष पुरस्कार जीते। 28 बार पुरस्कार जीतकर बेयोंस ग्रैमी के इतिहास में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कलाकार बनी। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसका कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन, प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बताया कि जीएसटी परिषद ने भी इस बारे में कोई सिफारिश नहीं की है। उन्होंने कहा कि परिषद उचित समय पर इन पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर सकती है। उधर पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने के उपाय करने चाहिए। उन्होंने राज्य सरकारों से पेट्रोलियम उत्पादों पर कर कम करने का आग्रह करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भी इसके बाद कीमतों में कमी पर फैसला करेगी। पिछले साल मार्च के महीने में क्रूड ऑयल का प्राइस $19 था, जो बढ़कर फरवरी में $61 के लगभग था। आज बढ़कर 65 के लगभग हो गया है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि एक और तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़े हैं। दूसरी ओर से प्रयास ये भी है कि आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल कभी भी तय करे कि आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अगर जीएसटी के अंतर्गत लाना है तो तय कर सकते हो, लेकिन ये राज्यों और केंद्र जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें बैठकर निर्णय किया जा सकता है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड में मनरेगा मजदूरों ने भी योगदान किया है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने मनरेगा और प्रवासी मजदूरों के लिए राशन और कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। पीएम केयर्स फंड की चर्चा करते हुए श्री ठाकुर ने कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि केवल एक परिवार ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए धन एकत्र किया और विदेशी अंशदान भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को यूपीए सरकार के शासनकाल में प्राथमिकता नहीं दी गई। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने कोरोना काल के दौरान प्रवासी मजदूरों द्वारा एलआईसी की किश्तें नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया और कहा कि एलआईसी को पीएम केयर्स फंड में अंशदान के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। सरकार ने आज कहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण नहीं किया गया है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार निगम में पारदर्शिता लाने और इसका बेहतर मूल्यांकन करने के लिए आईपीओ लाने की योजना बना रही है। उन्होंने बताया कि इस आईपीओ से भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इसमें मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी के बारे में फैसला बाद में किया जाएगा। एलआईसी का कोई निजीकरण नहीं किया जा रहा, आईपीओ लाने की बात की जा रही है। मार्केट में उसकी वैल्यू और बढ़े, ज्यादा लोग उसमें निवेश कर सकें, उसकी वैल्यूएशन हो सके। 2013 का उस समय की सरकार ने जो कहा था कि जो कुल सरप्लस आता है उसका 95% जो है वो शेयर धारकों को वापस जाएगा, जो वापस 5% वो केंद्र सरकार के पास आता। इसी तरह 19-20 में 53,954 करोड़ रुपया टोटल सरप्लस था, उसमें से 51,257 करोड़ रुपया जो है ये शेयर धारकों को, पॉलिसी होल्डर्स को गया
और जो वापस सरप्लस था वो केंद्र सरकार को आया है। इसमें से न किसी की नौकरी जा रही है, बल्कि LIC की मार्केट कैप बढ़ेगी, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएंगी। कुल मिलाकर LIC और देश और खाताधारकों को लाभ मिलने वाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के संबंध प्रगाढ़ हैं। आज राज्यसभा में ब्रिटेन में नस्लवाद के मुद्दे पर अश्विन वैष्णव के प्रश्न के उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि सरकार इस पर निगाह रखे हुए है और आवश्यकता पड़ने पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से ही नस्लवाद और असहिष्णुता जैसे मुद्दों को उठाता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत महात्मा गांधी की भूमि है और नस्लवाद के किसी भी रूप को स्वीकार नहीं किया जा सकता, विशेषकर ऐसे देश में जहां बड़ी संख्या में भारतीय रह रहे हों। As the land of Mahatma Gandhi, we can never ever turn our eyes away from racism wherever it is, particularly so when it is in a country where we have such a large diaspora. As a friend of the UK, we also have concerns about its reputational impact. What I do want to say, sir, is that we have strong ties with the UK. We will take up such matters with great candor when required. We will monitor these developments very, very closely. We will raise it when required. And we will always champion the fight against racism and other forms of intolerance. भाजपा के श्री वैष्णव ने कहा कि ऑक्सफोर्ड की छात्रा रश्मि सावंत को कॉलेज छोड़ने के लिए डराया धमकाया गया और उनके माता पिता के हिंदू होने को चर्चा का विषय बनाया गया। सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान 27 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में बताया कि लगभग 30 लाख शिक्षकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया था। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री निशंक ने कहा कि जो कॉलेज बीएड कार्यक्रम के मापदंड पूरे नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जो राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण काउंसिल है, उसने जो मानक है उनको थोड़ा सा कड़ाई से किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि वो सभी मानकों पर खरा उतरता है तो उसको निश्चित रूप में मान्यता है। हालांकि नई शिक्षा नीति के तहत अब 4 वर्षीय बीएड कोर्स होगा। अब इंटर करने के बाद BSc बीएड, BCom बीएड या BA बीएड होगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 1,60,64,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है और सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 2,500 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। कोरोना काल में भी हमने ऑनलाइन प्रशिक्षण करवाया और लगभग 27 लाख अध्यापकों को हमने प्रशिक्षित किया, जबकि 30 लाख से भी अधिक अध्यापकों की अभी रजिस्ट्रेशन है और ये हमारी अनवरत प्रक्रिया है। तो इसलिए जो निष्ठा है वो सभी राज्यों को केवल पिछले 18, 19, 20 और 20-21 का यदि मैं कहूँ तो 1,60,64,000 से भी अधिक अध्यापकों को प्रशिक्षित किया, जिसमें 2,500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने राज्यों को दिया है केवल अध्यापकों के प्रशिक्षण के। लोकसभा में वर्ष 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा आज शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को राहत देने के लिए रेलवे द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। कांग्रेस के जसबीर सिंह गिल ने कहा कि वर्तमान सरकार पंजाब में रेलवे के बुनियादी ढांचे के निर्माण में भेदभाव कर रही है। खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज लोकसभा में खान और खनिज विनियमन और विकास विधेयक पेश किया। कांग्रेस के शशि थरूर ने संघीय ढांचे के उल्लंघन सहित 3 आधारों पर इसका विरोध किया। श्री जोशी ने कहा कि केवल विधायी क्षमता के आधार पर ही आपत्तियां की जा सकती हैं और कहा कि विनियमन और विकास केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। सरकार भारत चीन सीमा पर एक व्यापक सड़क नेटवर्क बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। राज्यसभा में आज एक लिखित उत्तर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि अब तक 1,530 किलोमीटर से अधिक की 42 सड़कों का निर्माण हो चुका है। उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा पर 3,323 किलोमीटर की 61 सड़कों को भारत चीन संबंधों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत चीन सीमा पर 19 सड़कों पर काम प्रगति पर है, जिन्हें 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार जल्द ही राज्यों में क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैम्पा के जरिए वनीकरण का ऑडिट करने के लिए एक योजना लाएगी। राज्यसभा में आज श्री जावड़ेकर ने कहा
ये पर्यावरण मंत्रालय एक कार्यक्रम तैयार कर रहा है जिसके तहत वनीकरण क्षेत्रों की वार्षिक समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समीक्षा में बायोमास में वृद्धि का अध्ययन भी शामिल होगा और इसके परिणाम सार्वजनिक किए जाएंगे। कैंपा के प्रोसेस एक ऐसी तय की है कि हर राज्य अपना एनुअल प्लान बना के हमारे यहाँ भेजेगा, सामूहिक चर्चा होगी और उसके अनुसार उसको मंजूरी मिलेगी। गैर वनिकी काम के लिए ज्यादा पैसा कुछ राज्य बता रहे हैं, तो हमने एक डायरेक्शन सबको भेजा है कि 80% एफोरेस्टेशन और वाटर एंड फॉडर ऑगमेंटेशन ये उसी का हिस्सा है, उसके लिए यूज करना चाहिए। श्री जावड़ेकर ने कहा कि विश्व ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के मामले में भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया है। आज राज्यसभा में उन्होंने बताया कि देश वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के 450 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन में कमी के अपने लक्ष्य से देश पहले ही आगे निकल चुका है। इस वर्ष चमोली जिले में हुए हिमस्खलन के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल के वर्षों में ऊपरी गंगा क्षेत्र में किसी भी नई परियोजना को मंजूरी नहीं दी है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश में किसी भी जल विद्युत परियोजना को जल शक्ति, पर्यावरण और बिजली मंत्रालय की संयुक्त समीक्षा के बाद ही मंजूरी दी जाती है। उन्होंने कहा कि चमोली जिले में हुई आपदा के लिए केवल ग्लोबल वार्मिंग को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि तकनीकी समितियां और कई महत्वपूर्ण संस्थान ग्लेशियरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि इस बार खेलो इंडिया शीत खेलों में कश्मीरी युवाओं की अभूतपूर्व भागीदारी रही। राज्यसभा में आज एक प्रश्न के उत्तर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार कश्मीर के गुलमर्ग में शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित करने के लिए कार्य कर रही है। हमने वर्ल्ड क्लास विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी गुलमर्ग में इंस्टीट्यूट करने का भी घोषणा किया है, उसका अप्रूवल भी हो चुके हैं और अगले साल से हम इसको अच्छा कंसल्टेंसी के साथ बातचीत करके दुनिया का एक जाने माने विंटर स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूट गुलमर्ग में आपको बहुत निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार कश्मीरी लोगों के फुटबॉल और क्रिकेट सहित सभी ओलंपिक खेलों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री रिजिजू ने कहा कि कश्मीर घाटी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन खेल मंत्रालय के दायरे में नहीं आता। सरकार के पास सभी प्रमुख खेलों में कश्मीरी युवाओं को बढ़ावा देने और प्रशिक्षित करने की दिशा में काम करने के लिए एक विशेष कार्य योजना है। We are focusing hugely in the rural areas and the results are coming. Right now, 330 athletes from the rural areas in these 4 indigenous games are already obtaining scholarship and we have already released the money and they are receiving it. On top of that, we will go deeply for searching of the talent in the rural areas. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश भर में लगभग 3 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। कल 1,40,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच कल 17,000 से अधिक रोगी कोविड से स्वस्थ भी हुए। इस समय देश में स्वस्थ होने की दर 96.68% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 1 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 7,03,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड-19 के मामले प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सामने आए नए मामलों का 78.41% मामला इन्हीं राज्यों में है। महाराष्ट्र में कल कोविड के सबसे अधिक 16,620 दैनिक मामले सामने आए।
इसके बाद केरल में 1,792 जबकि पंजाब में 1,492 मामले सामने आए। हालांकि केरल में पिछले एक महीने से कोविड मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। 8 राज्यों में कोविड के मामलों की संख्या रोज बढ़ रही है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा। सरकार ने कोविड से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज लोकसभा में बताया कि उनके मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2020 को जारी दिशा निर्देश में सभी मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी एहतियात बरतने की सलाह दी थी और मीडिया समूहों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने फील्ड स्टाफ के साथ साथ ऑफिस स्टाफ की भी समुचित देखभाल करें। श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश में कोविड महामारी की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों को इससे मुक्त रखा था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा राज्य में कोविड की ताजा स्थिति की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ आज शाम एक बैठक करेंगे। बैठक में वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा होगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर वे फिर से लॉकडाउन नहीं चाहते हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। राज्य में कल 934 नए मामलों की पुष्टि हुई। बेंगलुरु में कल एक दिन में सबसे अधिक 628 नए मामले सामने आए। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र और केरल से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दी है। नीदरलैंड ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड टीके के संभावित दुष्प्रभावों के बारे में आई खबरों के बाद इसके उपयोग पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि यह कदम एहतियाती है और ये रोक 29 मार्च तक जारी रहेगी। नॉर्वे में वयस्कों में रक्त के थक्के की रिपोर्ट के बाद आयरलैंड ने भी इसी तरह का निर्णय लिया है। डेनमार्क, नॉर्वे, बुल्गारिया, आइसलैंड और थाईलैंड पहले ही इस टीके के उपयोग पर रोक लगा चुके हैं। यूरोपीय चिकित्सा एजेंसी रक्त के थक्कों की घटनाओं की जांच कर रही है। दूसरी ओर एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि टीके से रक्त के थक्के बढ़ने का कोई खतरा नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं। सरकार ब्रिटेन में नस्लवाद के मुद्दे पर निगाह रखे हुए है और आवश्यकता पड़ने पर इस मुद्दे को उठाएगी। सरकार ने लोकसभा में बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण नहीं किया गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, कोविड महामारी के दौरान 27 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी। विधानसभा चुनावों के लिए तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्री ने नामांकन पत्र दाखिल किए। असम और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। आज विश्व उपभोक्ता दिवस है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने लोगों से आग्रह किया, सही उत्पाद न मिलने पर उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करें। सेंसेक्स में 900 अंकों से अधिक की गिरावट, सूचकांक 50,000 से नीचे। और 63वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह में टेलर स्विफ्ट और बिली इलिश ने शीर्ष पुरस्कार जीते। 28 बार पुरस्कार जीतकर बियोंस ग्रैमी के इतिहास में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कलाकार बनी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री इडापड्डी के पलनीसामी ने सेलम जिले से अपना नामांकन भरा। वे यहां से 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। डीएमके नेता एमके स्टालिन ने कोलाथूर से नामांकन भरा है। वो 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहले दिन 59 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। 19 मार्च तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। एक नए राजनीतिक घटनाक्रम में साग्याम आरासियल पेरावाई अभियान से जुड़े पूर्व आईएएस अधिकारी साग्याम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक उनकी पार्टी का पंजीकरण नहीं हुआ है। ये तमिलनाडु युवा दल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे। केरल में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। बड़े दलों के अधिकांश उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने धर्माडोम सीट से आज पर्चा भरा। उम्मीदवार शुक्रवार तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच शनिवार को की जाएगी और इस महीने की 22 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच हो रही है।
असम में इस चरण में 39 सीटों के लिए 408 नामांकन भरे गए हैं। 17 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण के लिए 1 अप्रैल को मतदान होगा। 126 सदस्यों की असम विधानसभा के लिए 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 27 मार्च को 47 सीटों के लिए, 1 अप्रैल को 39 सीटों के लिए और 6 अप्रैल को 40 सीटों के लिए मतदान होगा। मतगणना 2 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण में 30 सीटों के लिए 177 नामांकन भरे गए हैं। निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए खर्च पर निगरानी रखने के लिए 10 पर्यवेक्षक, 10 आम पर्यवेक्षक और 4 पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1000 कर दी है। इसकी वजह से चुनाव वाले राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में इस बार मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। कोविड के रोगियों, दिव्यांगों और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को डाक के जरिए मतदान करने की सुविधा रहेगी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह का आज झाड़ग्राम और बांकुड़ा में 2 जनसभाएं करने का कार्यक्रम था, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के कारण वे झाड़ग्राम की जनसभा में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने सर्कस मैदान में टेलीफोन के जरिए सभा को संबोधित किया। श्री शाह इस समय बांकुड़ा में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पूर्वी मेदिनीपुर में एगरा और रामनगर में 2 रैलियां करेंगे। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज व्हीलचेयर पर पुरुलिया के झालदा में एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वे बलरामपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। अभिषेक बनर्जी दातोन में एक रैली करेंगे और चंद्रकोना में एक जनसभा में शामिल होंगे। बाद में वे मेदिनीपुर में एक रोड शो भी करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि गंगा का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि गंगा एक नदी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति है। श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि गंगा और भारतीय संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश की 3 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के अंतिम दिन आज उन्होंने वाराणसी में मीडिया हाउस जागरण फोरम 2021 द्वारा आयोजित गंगा पर्यावरण और भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @YRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए 10,32,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इस कार्यक्रम के लिए 2,60,000 से अधिक शिक्षकों और 92,000 से अधिक अभिभावकों ने भी पंजीकरण कराया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बच्चों के लिए तनाव रहित माहौल बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए व्यापक अभियान का एक हिस्सा है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में विद्यार्थियों के परीक्षा के तनाव को कम करने और उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यार्थियों से जुड़ेंगे। देश भर के लगभग 2000 स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन किया जाएगा। चयनित प्रतिभागी अपने अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय से ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेंगे और उन्हें एक विशेष परीक्षा पे चर्चा किट भेंट की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक विजेता को विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। विजेताओं में से छात्रों के एक छोटे समूह को प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने और उनसे प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। झारखंड के बोकारो की रहने वाली इस वर्ष राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अध्यापिका डॉक्टर निरुपमा कुमारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री की छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा बहुत ही लाभदायक है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को परीक्षा से तनाव से मुक्ति करने में मदद करते हैं। पिछले 4 सालों से ये प्रोग्राम और इसका प्रभाव जिस तरह से मैं बच्चों पे देख रही हूँ, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। खासतौर से माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों के अभिभावक के तौर पर बात करते हैं और उनकी छोटी से छोटी समस्या को भी सुनते हैं। पिछले 3 सालों में कुछ मेरे मन में भी ये जिज्ञासा थी, तो ऐसा एक प्रश्न था जिसमें पूछा गया था कि बच्चा मोबाइल बहुत देखता है, उसको दूर कैसे करे।
और उसमें जब उन्होंने कहा कि पबजी वाला है क्या, तो पूरा तालियों का शोर गूंज उठा था। तो इस तरह सहजता से वो बातें करते हैं जो कि मन पर बहुत असर करती हैं। तो मुझे लगता है कि यह प्रयास बिल्कुल सार्थक है और इसको जन जन तक पहुंचना चाहिए। 63वें ग्रैमी पुरस्कारों में टेलर स्विफ्ट को उनकी एल्बम फोकलोर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। बिली एलिश को उनके रिकॉर्ड एवरीथिंग आई वांटेड के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। बेयोंस को ब्राउन स्किल गर्ल के लिए सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक वीडियो का पुरस्कार दिया गया। बेयोंस अपने इस 28वें पुरस्कार के साथ ग्रैमी इतिहास में सबसे अधिक बार पुरस्कार जीतने वाली महिला कलाकार बन गई हैं। स्विफ्ट 3 बार एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कलाकार भी बन गई हैं। म्यांमा में कल के प्रदर्शन में 39 लोग मारे गए। पिछले 6 सप्ताह से चल रहे प्रदर्शन के दौरान कल सबसे अधिक हिंसा हुई। सुरक्षा बलों ने यंगून के उपनगरीय इलाके में सरकार विरोधी 22 प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी। अन्य जगहों पर भी 16 प्रदर्शनकारी मारे गए। इस हिंसा में एक पुलिसकर्मी भी मारा गया। रविवार को ही चीन की मदद से चल रहे 2 कारखाने भी जला दिए गए। यंगून और अन्य जिलों में हिंसा को देखते हुए मार्शल लॉ लगा दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के रावलपोरा इलाके में गोलीबारी के तीसरे दिन आज दूसरा आतंकवादी मारा गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि मुठभेड़ स्थल पर आज सवेरे हुई गोलीबारी में एक और आतंकवादी मारा गया। इसी स्थान पर कल एक आतंकवादी मारा गया था। इस बीच अंतिम समाचार मिलने तक तलाश अभियान जारी था। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। ये दिन प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार और आवश्यकताओं के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित रखना सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि उपभोक्ताओं को ये अधिकार है कि उन्हें उचित मूल्य पर सही उत्पाद मिले। श्री जावड़ेकर ने लोगों से आग्रह किया कि वे सही उत्पाद न मिलने पर उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि पंजाब के भाखड़ा बांध से आ रही नहरों से जलापूर्ति 1 महीने के लिए बंद हो जाएगी। नई दिल्ली में आज मीडिया के साथ बातचीत में श्री जैन ने कहा कि इससे दिल्ली की कुल जलापूर्ति 25% तक प्रभावित रहेगी। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संगीत सभाओं के साथ साथ पंडित भीमसेन जोशी की स्मृतियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका गायन। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि, जो भजे हरि को सदा, कोई परम भज पाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा है पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ब्रिटेन में नस्लवाद के मुद्दे पर निगाह रखे हुए है और आवश्यकता पड़ने पर इस मुद्दे को उठाएगी। सरकार ने लोकसभा में बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण नहीं किया गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कोविड महामारी के दौरान 27 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी। विधानसभा चुनावों के लिए तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्री ने नामांकन दाखिल किए। असम और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। आज विश्व उपभोक्ता दिवस है। सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने लोगों से आग्रह किया सही उत्पाद न मिलने पर उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करें। सेंसेक्स में 900 अंकों से अधिक की गिरावट, सूचकांक 50,000 से नीचे। और 63वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह में टेलर स्विफ्ट और बिली एलिश ने शीर्ष पुरस्कार जीते।
28 बार पुरस्कार जीतकर बेयोंस ग्रैमी के इतिहास में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कलाकार बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।